स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है आपको ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, यहां हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। विशेष तौर पर हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी तथ्य हैं या जितने भी एग्जाम होते हैं, यूजीसी नेट हो गया, इन सब की तैयारी अच्छे से तय कराई जा रही है। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है भाषा के रूप। हिंदी व्याकरण में भाषा के रूप, यहाँ से शैक्षणिक कक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कहीं कहीं आपको 3 रूप मिलता है, जो कि भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा या भाषा व्याकरणों के द्वारा उस तीसरे रूप को अमान्य कर दिया गया है कि भाषा में उसका कोई महत्व नहीं है, खासकर हिंदी भाषा में। तो भाषा वो भी मैं बताऊंगा कौन सा है। पहला है मौखिक या कथित भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा आपको मिलता होगा कई बुकों में सांकेतिक। ठीक है ना, ये सांकेतिक, जो कि सांकेतिक को अमान्य कर दिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए, मौखिक भाषा क्या है? जो ध्वनि बोलकर या सुनकर समझी जाती है उसे मौखिक या कथित रूप कहते हैं। मतलब जिन भाषा को हम क्या करें, बोलें और सुने और अपने भावों का आदान प्रदान करें। भाषा क्या है? भावों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। तो जब हम बोल कर ही केवल अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं तो फिर क्या कहलाएगा? वो मौखिक रूप कहलाएगा। मौखिक में भाषण भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कहानी सुनाना आ जाएगा आपका, लेख सुनाना, लेख पढ़ना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा का रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल बोला जाता है, लिखित रूप नहीं दिया जाता, बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, यह भाषा का मूल रूप होता है। जैसे कि मानते हैं मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, सही बात है, सबसे पहले वो बोलना ही सीखा है। भाषा के इस रूप को बोलना या प्रयोग अधिक होता है। मतलब इस रूप में बोलने का प्रयोग ज़्यादा होता है, केवल बोला जाता है और कुछ नहीं किया जाता। ठीक है ना। तो ये 3 इसकी विशेषता है। अब देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा की उत्पत्ति वर्ण की रचना के बाद हुई, यानी जब वर्णों की रचना हुई तब लिखित भाषा आया। पहले मौखिक भाषा बनी, फिर लिखित भाषा। लिखित भाषा के द्वारा ही मनुष्य के विचारों को स्थायी रूप दिया जाता है। यानी तात्पर्य यह हुआ कि हम लिखित भाषा के द्वारा अपने विचार को स्थायी रूप दे पाएँ, स्थायित्व उसमें बना रख पाएँ। यह लिखित भाषा का एक रूप है। ठीक है ना। लिखित भाषा में अनेक शब्द ध्वन्यात्मक आधार पर बने, जैसे पशु की बोलियाँ आदि। ये भी क्या है? लिखित भाषा का ही एक परिणाम है कि पशुओं की बोली को भी ध्वन्यात्मक दे दिया गया, मतलब ध्वनि के आधार पर उसका एक रूप दे दिया गया। इसलिए यह लिखित भाषा की क्या हो सकती है? बहुत बड़ी गुण है, या बहुत बड़ी विशेषता है और बहुत बड़ा गुण है। ठीक है ना। भाषा के यही रूप को जानने के लिए बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना चाहिए। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा के एक सीक्वेंस पूछता है, रूपों का एक सीक्वेंस। सबसे पहले मनुष्य क्या करता है? बोलना सीखता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है। यह क्रम अच्छा नहीं दिया है। ठीक है ना। भाषा के अन्य रूप। भाषा के अन्य रूपों में पहली आ जाती है बोली। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। अब ध्यान रखिएगा, मैं एक सीक्वेंस में बताऊंगा आपको। बोली जो होता है, इसका रूप क्षेत्र विशेष पर होता है और इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, छोटा होता है। इसका पूर्ण रूपेण व्याकरण नहीं होता, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। बाद में जब यह विभाषा भाषा बन जाएगी तब उसका धीरे धीरे व्याकरण आ। जैसे आप अपने ही क्षेत्र में ले लीजिए, एमपी में कई सारी बोलियां आपको बोली जाती है। जैसे एक बघेली बोली है, तो बघेली क्या है? अब धीरे धीरे ये एक बोली थी, लेकिन धीरे धीरे ये विभाषा का रूप लेती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें साहित्यिक रूप भी लिखना चालू हो गया है, या साहित्यिक रूप इसका प्रदान मिलने लगा है। ठीक है ना।
शिक्षा व साहित्य के अभाव में जैसे बनाफोरी, राठौरी, बघेली, बुंदेली आदि बोली का इतना विकास होता है कि उपभाषा भी बन जाती है। ठीक है ना। जब हम क्या हों उसके प्रभाव से, उसके प्रयोग से, उसके रूप को हम क्या करें, थोड़ा उसका क्षेत्र विस्तार कर दें, उसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा रूप में करने लगें, तो फिर वो क्या हो जाती है, बोली से उपभाषा में बन जाती है। अब देखते हैं उपभाषा या विभाषा। इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। वह बोली जिसमें साहित्य रचना होने लगती है वह उपभाषा बन जाती है। ठीक है ना। बोली क्या होती है, जिसका क्षेत्र सीमित हो वो बोली, जिसमें साहित्य ना लिखा जाता, कि साधारण केवल क्या हो उसमें साधारण बोलचाल का प्रयोग होता है। लेकिन जब उसी बोली को हम साहित्यिक रूप दे दें तो वो फिर क्या कहलाती है, उपभाषा कहलाती है, विभाषा कहलाती है। जैसे अवधी पहले बोली थी, आज एक उपभाषा बन गई है। ब्रज, राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई, जैसे तुलसी द्वारा कृत रामचरितमानस अवधी में है। कवितावली सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ब्रज में है। विद्यापति द्वारा की पदावली मैथिली में है। तो ये क्या है, ये बोलियां उपभाषा बन गई। फिर धीरे धीरे और जब इसका विकास होने लगेगा तो ये भाषा बन जाएंगी। ठीक है ना। क्योंकि बोली क्या है, एक निम्न से उच्च की ओर चलती है, गत्यात्मक रूप होता है इसका, यानी ये चलती रहती है। ठीक है ना। अब देखते हैं भाषा। भाषा क्या है। भाषा जो है, ये प्रश्न यहां से पूछा था। भाषा शब्द भास धातु से बना है। भाषा किस धातु से बना है, भास, जिसका अर्थ होता है वाणी या बोलना। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, इसका अपना व्याकरण होता है। शिक्षा साहित्य, पत्र साहित्य में इसका स्थान है। ठीक है ना। ये भाषा जो होती है, एक इसका रूप क्या होता है, विस्तार होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े आकार में बोली जाती है। जैसे आप खड़ी बोली देखिए, खड़ी बोली लगभग भारत के हर क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए क्या है, एक भाषा कहलाएगी। ठीक है ना। जो इसका रूप क्या हो, बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो, उसमें साहित्य लिखा जा रहा हो, पत्र साहित्य लिखा जा रहा हो, पत्र पत्रिकाएं निकलती हों जिस भाषा में, वो क्या कहलाएगी, वो भाषा है। ठीक है ना। जैसे भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनी है, सही बात है, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसका मेल अगर बन जाए तभी वो भाषा है। भाषा मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है, ये भी सही है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं और वर्ण, शब्द या वाक्य की व्यवस्था होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे जो राजभाषा। जिस भाषा, अब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के शासकीय कार्यालयों में कार्यवाही के लिए होता है, यानी जिस भाषा का प्रयोग कार्यालयीन काम काज में किया जाए वह भाषा क्या कहलाएगी, आपकी राजभाषा कहलाएगी। मतलब कार्यालयीन, जिन भाषाओं के द्वारा कार्यालय के काम किए जाते हैं, कार्यालय के लिखित रूप दिए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगी, आपकी राजभाषा कहलाएगी। और भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, ध्यान रखिएगा। जो 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है ना। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। आप देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो बहुमत द्वारा बोली जाती है, मतलब जिसका प्रयोग बहुतायता में किया जाता हो, जिसका प्रयोग बहुत से लोग करते हों, वह भाषा क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। मतलब किसी राष्ट्र विशेष के बहुत से लोगों द्वारा बोलचाल में, अपने क्रियाकलापों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। इसका संविधान में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका संविधान से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा का कहीं भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ऐसा मानते हैं, लेकिन यह बात बहुत हद तक गलत है। ठीक है ना। हिंदी, अब यहाँ पर अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो यदि आपके ऑप्शन में हिंदी है तब लगाइएगा, लेकिन यदि इससे पहले इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन तो उसको लगाइएगा।
ठीक है ना। यदि इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन ना हो ऐसा, तो फिर आप हिंदी लगाइएगा, ठीक है ना। हिंदी फिजी देश की भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है, ठीक है ना। 1100 ईस्वी में आधुनिक देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं मातृभाषा क्या है। मातृभाषा वह भाषा जो बालक अपनी माता से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है, ठीक है ना। यानी माता के द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। बालक सबसे पहले अपने परिवार में अपनी माँ से ही बोलना सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। आप देखे होंगे कभी कभी किसी मतलब ग्रामीण इलाके में अगर जाएं तो किसी की माँ क्या होती है, अभद्र भाषा का ज़्यादा प्रयोग करती है, तो वह बच्चा भी धीरे धीरे क्या करने लगता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगता है। जैसे हमारे देश में अधिकांश बच्चे क्या हिंदी बोलना सबसे पहले सीखते हैं, लेकिन यहीं आप इंग्लैंड में चले जाएं तो वहाँ का बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश सबसे पहले मॉम डैड कहेगा, लेकिन यहाँ माँ शब्द सबसे पहले निकलता है। इसलिए माता के द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हमारी मातृभाषा क्या सब क्षेत्र की अलग अलग होती है। अब देखते हैं संपर्क भाषा। वह भाषा जो दैनिक जीवन में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, संपर्क भाषा कहलाती है। यानी जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें, किसी विशेष अनजान शहर में जाएं जहाँ की भाषा हमें ना पता हो, तो एक ऐसी संपर्क भाषा होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी वार्तालाप को जारी रख सकते हैं। इसका उद्देश्य अपने विचारों को प्रस्तुत मात्र करना है, मतलब अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक ये हिंदी भाषा की एक रूप है। वह भाषा जो किसी विशेष उद्देश्य प्रयोजन हेतु बनाई गई है, जैसे कंप्यूटर मोबाइल की भाषा, यह क्या है, प्रयोजन मूलक। यानी संचारिक भाषा जो होती है, संचार माध्यमों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा क्या कहलाएगी, प्रयोजन मूलक भाषा कहलाएगी। अब देखते हैं परिभाषिक शब्दावली। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। यह शब्द मानक होते हैं और एक स्थान पर ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही एक निश्चित अर्थ बोध कराते हैं, ठीक है ना। मानक भाषा वह भाषा परिनिष्ठित व परिमार्जित होती है, इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा का मतलब इसे टकसाली भाषा कहते हैं, और जो परिमार्जित हो और परिनिष्ठित हो। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो वह भाषा जो शिक्षित पढ़े लिखे परिवारों के द्वारा प्रयोग की जाती हो, यानी पढ़े लिखों के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे, हम मानक भाषा कहते हैं, ठीक है ना। इस भाषा का रूप क्या होता है, शुद्ध होता है। इसके निम्न लक्षण होते हैं, देख लीजिए। पहला जो है सर्वमान, क्यों, क्योंकि यह सबको स्वीकार करते हैं, इसको सब कोई क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रूप क्या होता है, शुद्ध होता है। जैसे खड़ी हिंदी, आप खड़ी हिंदी कहीं भी बोलेंगे तो आपको कोई भला बुरा नहीं कहेगा, लेकिन यदि आप कुछ अपनी भाषा में दूसरा कहेंगे तो उसको कहेंगे कि ये तो समझदार नहीं है, इससे हम बात नहीं करेंगे। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाएं और आप बघेली बोलेंगे तो उतना ज़्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यह इसीलिए हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो मानक भाषा है, ठीक है ना। सर्वग्राह्यता, केवल स्वीकार ही नहीं व्यवहार में भी लाते हैं, सही बात है। ऐतिहासिकता, इन शब्दों की रचना के पीछे एक इतिहास होता है कि यह शब्द कैसे बने, जैसे गण धातु से गणक बना, मतलब मानक भाषा के जो शब्द होते हैं उनके बनने का एक इतिहास होता है, कैसे उनका निर्माण किया गया। अगला है जीवंतता, यह शब्द प्रचलन में होते हैं, ठीक ना, अर्थात जीवंत होते हैं। जैसे रव का मानक रूप ख प्रचलन में है, पुराना आकार रव समाप्त हो गया है। ये वाला देखिए है, ये अभी बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, ये खा ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, ये क्या अमान्य कर दिया गया है। इसको अगर देखो तो रव, अभी मैं ही रव पढ़ गया, लेकिन ये क्या है, खा है लिखा गया। लेकिन खा कैसे होता है, जुड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये बना हुआ है, देख लीजिए आप, ठीक है ना।
यह क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। ऐसे कई वर्ण हैं जिन्हें अमानक कहते हैं, यानी जिनको अमान्य कर दिया गया। तब कुछ थोड़ा शब्द दे रहे हैं, अमानक और मानक शब्द कौन कौन से हैं। अमानक में जैसे ये खत्म हो गया है, अब ये बन रहा है। ये आपका झा जो है समाप्त कर दिया गया है, हिंदी देवनागरी लिपि से हटा दी गया है, ये अब झा मान्य किया गया है। ये भी आपका हटा दिया गया है, ये मान्य है। ये जो आप पहले लिखते थे, आप संस्कृत साहित्य में ज़्यादातर देखेंगे या आप देखेंगे मैथिली वगैरह में इसका प्रयोग होता था, लेकिन देवनागरी लिपि से हटा दी है। ध्यान रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, या हिंदी के अंक जो लिखे जाते हैं, हिंदी की जो गिनती लिखी जाती थी, ये वाली ये गिनती जो लिखी जाती थी, इसको हिंदी देवनागरी लिपि में अमान्य कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी के अंक ही मान्य हैं। ओके, आगे बढ़े। पश्चिमी जो मानक भाषा की विशेषता है, पांचवा, शिक्षा साहित्य व पत्र पत्रिका में स्थान पाते हैं। ठीक है ना, शासकीय कार्यालय में मान्य होते हैं, शब्दकोश में स्थान पाते हैं। तो अमानक क्या है, वे शब्द जो मानक नहीं होते, अमानक होते हैं, जिनको हम मानते नहीं हैं, जिसके स्वीकार नहीं करते, वो अमानक कहलाते हैं। अगला है उपमानक, वे शब्द जो एक क्षेत्र पर मानक हैं पर अन्य क्षेत्र में मानक नहीं हैं। जैसे योग शब्द दर्शन शास्त्र में अलग अर्थ देता है, वही गणित में अलग अर्थ देता है। ठीक है ना, उपमानक है मतलब जिसका क्या हो, एक जगह तो दूसरा अर्थ हो, लेकिन दूसरे जगह दूसरा अर्थ निकाला जाए, तो ऐसे इसे उपमानक कहा जाएगा। मतलब क्षेत्र विशेष के प्रयोग से उसका अधिकार रहता हो, वो क्या कहलाएगा, उपमानक। तो ये रहा भाषा के विविध रूप। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह एथेंटिक्स जानकारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी व्याकरण सहित पाने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।